हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर बात की थी अबाउट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमने सीखा था कि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उससे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी एक सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा क्या आएगा, कम। तो ये जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला था डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, और उसके ऊपर वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मैंने वहाँ कवर करवा दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। हमने सीखा कि क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस जहाँ पर कौन मूव करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या ऐसा बोल दो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से एक मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या करते हैं, आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। और वहीं पर मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला। देखिए अब देखें अगर कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, CRT। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है और यूज करना है। यहाँ पर C कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की, R इज योर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप इन जनरल यहाँ पर 0.0821 यूज करोगे, ATM इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल, है ना। ये R की यूनिट होती है। हमने गैसियस स्टेट में भी सीखा हुआ है ना, R की वैल्यू हम 8.314 यूज करते हैं जब हम SI यूनिट्स के अंदर बात करें। टेम्परेचर जैसे आप यहाँ पर केल्विन में यूज करोगे। तो चलो और कुछ डिस्कस करने से पहले इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पर पूछे जा सकते हैं। तो लिखिए बिल्कुल पहला और सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए देखिए, जब पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन इज दिस कि the osmotic pressure of blood is 7.65 ATM at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कह रहा है हाउ मच ग्लूकोज should be used per liter for an injection। ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शन लिखा हुआ है, IV लिखा होता है, दैट इज टू हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको एक इंजेक्शन के लिए, IV इंजेक्शन के लिए क्या करना है, ग्लूकोज तैयार करना है, ग्लूकोज का सोल्यूशन। तो आप उसमें कितना ग्लूकोज लो ताकि उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर का जो आपका ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम। तो वो सिंपल सा फंडा है भाई। देखिए पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, CRT होता है। आपको ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 7.65 और यही प्रेशर ग्लूकोज का भी होना चाहिए, तो उसका प्रेशर भी 7.65। सी क्या होती है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम, देखो 1 लीटर दिया हुआ है, इनटू बताओ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0821, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका 300 केल्विन। यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल लें तो 7.65 अपॉन 0.0821 इंटू 300, ये तो है ग्लूकोज के मोल्स। अगर आपको ग्लूकोज का मास निकालना है तो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 से। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.65 इंटू 180 अपॉन 0.0821 इंटू 300। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो 0 से गया 0, ये जाएगा 6 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 0.821, नीचे वाली वैल्यू है ना 0.821, और इसको अपने को सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करके देख लेना, जो भी वैल्यू आती है वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, अपने ग्लूकोज का मास मिल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे कोई ज़्यादा दम नहीं है, यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है, मतलब इतनी सिंपल भी नहीं है, थोड़ा आप कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई वगैरह करके, और छोटा तो इसको क्या ही करें फिर उसके अलावा।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था सिंपल, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज प्लेस करनी है। आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, वैरायटी चेंज करते हैं। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन तो हमको मिलते रहेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर और चलते हैं, है ना भाई। एक तो सिंपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आप यूज करो। अभी मैं आपको कुछ टर्म सिखाऊंगा, उनको भी आप यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करने जा रहा हूँ, तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको डील करना आना चाहिए। इसी सीरीज में अपना पहला क्वेश्चन है, लिखे क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of non-electrolyte having an osmotic pressure of 2 atm at 300 Kelvin। ठीक है, आपको केएफ दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, तो केएफ फॉर वाटर आपको दिया हुआ है विच इज कितना है 1.86 केल्विन केजी पर। तो ये आपको यहाँ पर केएफ की वैल्यू दी गई है और आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और देखें कि आप इसका आंसर निकाल सकते हैं या फिर नहीं। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मेरी एक बात ध्यान रखें, पहले तो हम थोड़ा आइडिया करते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। देखो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है CRT। तो पाई की वैल्यू 2, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी हो गई m, r की वैल्यू होती है 0.0821। अपना कैलकुलेशन पर्पस के लिए इससे आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, बट अपन थोड़ा हिसाब लगा सकते हैं। तो r की वैल्यू मैं 1/12 ले रहा हूँ और टेम्परेचर होता है 300। ठीक है, तो यहाँ से आपको सोल्यूशन की मोलैरिटी मिल जाएगी विच इज 24/300। नहीं छेड़ो ही मत, ऐसे रख लो, है ना। पॉइंट वैसे तो दिख रहा है 0.08 आ जाएगी, चलो तो आसान है। तो 0.08 आ गई आपकी मोलैरिटी। तो क्या हो गया, इससे क्या होगा, आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने चाहिए डेल्टा TF। और बताओ डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, KF इंटू मोलैरिटी होता है ना। तो आप देखो, अगर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैरिटी होता है तो आपको चाहिए मोलैरिटी। क्या आपको सोल्यूशन की डेंसिटी दी है? अगर आपको सोल्यूशन की डेंसिटी पता होती तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, M इज इक्वल्स टू 1000 इंटू M अपॉन 1000 इंटू D माइनस M इंटू M सोल्यूट। याद है? हम इसको यूज कर लेते और यहाँ से मोलैरिटी निकाल लेते, लेकिन डेंसिटी तो दी ही नहीं है। तो देखें, समझें, चैप्टर के शुरू में मैंने आपसे कहा था, जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी तभी कहा था कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन से सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। एक्वस तो है ही, किसके लिए डिफाइन करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो अगर कुछ नहीं दिया है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो भगवान का नाम याद करें, ये समझ लें कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसके लिए मोलैरिटी और मोलैरिटी की क्या वैल्यूज क्या होंगी, सेम। सो अज्यूमिंग द सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूट, हम उठाएंगे मौके का फायदा और m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.08। और उसके बाद तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 1.86 इंटू 0.08, 8 6 48, 64 and 4 88, 6 8 1 86, 0.1488 ये आ गई डेल्टा TF की वैल्यू। लेकिन आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0। तो बताओ इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस 0.1488 डिग्री सेल्सियस। बोलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी क्या कर सकते, रिलेट कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। उसने दिया है डेटा तो उससे निकाल लो, नहीं दिया है तो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लो, मोलैरिटी की वैल्यू मोलैरिटी के इक्वल ले सकते हो और फिर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखें अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए।
चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ओपी, ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, ये चलो सुक्रोज लिख लेता हूं, एक ही बात है, इज 2.46 atm at 300 Kelvin, ठीक है, and the molar volume of water present is 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बोल रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दो कुछ चीजें दी हुई है आपको, एक तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सेम लेना है, और दूसरा आपको वाटर के लिए केबी की वैल्यू लेनी है कुछ 0.5 केल्विन केजी पर। चलिए जी, पहले फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट किया था, इस बार हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। चलो करें डिस्कस। आंसर बताऊं मैं आपको, आंसर इसका आएगा 100.05 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100.05, मतलब डेल्टा टीवी की वैल्यू 0.055। कैसे करना है देखो, बहुत आसान है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दी गई है, एक्चुअली थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन को इजी रखा है, मैं अभी चेंज करके बताऊंगा आपको क्या होगा। पहले तो आप बात करें, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो उसको यूज करके आप लिखें पाई इज इक्वल्स टू CRT, लिख सकता हूँ। अगर पाई इज इक्वल्स टू CRT है तो देखो पाई की वैल्यू है 2.46, C मतलब मोलैरिटी, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर है 300 केल्विन। और ये तो गांव का बच्चा जानता है कि ये वैल्यू कितनी आती है, 24.63, है ना, याद रखना कहा मैंने आपसे। तो यहाँ से आप मोलैरिटी की वैल्यू निकाल लो, आपको मिल जाएगी 0.1, ठीक है। अब आप देखें ये वैल्यू किस काम की, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इज 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आप सिग्निफिकेंस समझे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वाटर का मोलर वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वाटर। बताओ 1 मोल वाटर कितना होता है, 18 ग्राम। कितना है, 18 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो यहाँ से आप चाहो तो डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल सकते हो, दिख रहा है। ये इतना ही मत करो, इतना कर लो कि भाई 18 सेंटीमीटर क्यूब, तो 18 ml वाटर का जो मास है बताओ वो कितना है, 18 ग्राम। तो बताओ 1 ml वाटर का मास कितना होगा, 18/18, दैट इज 1 ग्राम पर ml, मतलब वो आपकी डेंसिटी आ गई, है ना। अभी तो क्या ये है, अगर मैं आपसे ये कह देता कि 1 मोल वाटर का वॉल्यूम 20 ml है, समझ रहे हो, तो 18 ग्राम का वॉल्यूम 20 ml, मतलब फिर क्या बोलते हैं कि भाई 20 ml वाटर का मास है 18 ग्राम, 20 ml का मास है 18 ग्राम, तो 1 ml का मास कितना होता, 0.9 ग्राम, यानी उस टाइम पर उसकी डेंसिटी कितनी हो जाती, 0.9 ग्राम। इसको लाइट ना लें, समझने की कोशिश करें कि क्यों दिया गया है। ये टर्म आपको किसी और फॉर्म में भी दिया जा सकता है। मोलर वॉल्यूम दिया है, नहीं, सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम दिया है। अगर आपको उसके 1 मोल का वॉल्यूम पता है तो आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हो। एक बार आपको उसकी डेंसिटी मिल गई तो मोलैरिटी से आप क्या निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ तो खेल ही खत्म है, यहाँ तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है पहले से ही। तो अगर डेंसिटी 1 है इसलिए इसकी मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या होगी, सेम। ये वैल्यू भी इसीलिए दी गई है, समझ रहे हो। जितना सोल्यूशन का वॉल्यूम है उतना ही आपको सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम लेकर चलना है। क्यों, देखो क्या होगा जब आप इसको 0.1 लिख रहे हो तो बताओ 0.1 का मतलब क्या होता है, 0.1 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन, दैट इज 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो देखो यहां से आप निकालते किसका मास, वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम। सोल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या है, सेम। अगर डेंसिटी 0.9 होती बताओ सॉल्वेंट का मास कितना हो जाता, 900 ग्राम हो जाता,
समझ रहे हो ना चीज़ को। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डीपी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो, वहाँ पर हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वैल्यूज़ आसान रखी हैं और आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इस तरह से भी आपको डेंसिटी निकालनी पड़ सकती है। खैर अभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस सोल्यूशन की मोलैलिटी 0.1 है। अगर इसकी मोलैलिटी 0.1 है तो बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या बनेगा, Kb विच इज 0.5 इंटू मोलैलिटी विच इज 0.1, आंसर आ जाएगा 0.05। क्या आप ये समझ सकते हैं? इसमें आपको कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। रुक जाओ, अभी पढ़ेंगे आगे, पहले वेराइटीज थोड़ी कवर करो, थोड़े अच्छे है ना। ऑस्मोटिक में बहुत बढ़िया भयंकर क्वेश्चन तो बनने से रहा। अभी हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, उसका इंक्लूजन और आ जाएगा उसके अंदर, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनसे आपको यहाँ पर डील करना आना चाहिए। तो अब मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रीजिंग पॉइंट से कनेक्ट कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्ट कर लिया, बताओ कौन बच गया? हाँ, रिलेटिव लोअरिंग बच गया, वेपर प्रेशर नहीं आया। आओ उसी का नंबर लगाते हैं, लिखे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दिस कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कृपया क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दें, हर एक शब्द को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। वेरी डाइल्यूट लिखा हुआ है, एंड प्योर वाटर is 17 and 17.34 atm at 27 degrees Celsius। कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर at 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन की हम बात करें उस सोल्यूशन का आपको 27 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। आसान सा क्वेश्चन है ना, चलो ट्राई करो। देखिए कंसेप्ट सेम है, वेरी डाइल्यूट उसने बोल दिया तो मोलैलिटी को किसके इक्वल ले लेंगे, मोलैरिटी। तो पहला काम है मोलैलिटी ढूंढना। तो आप देखो आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है पीएस विच इज 17, आपको प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर दिया हुआ है विच इज 17.34। याद करें मैंने आपको सिखाया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन 1000। अगर आपको चीजें याद है तो आप बहुत तेजी से आगे निकल सकते हो। बस हो गया सॉल्व, रखो वैल्यूज। पी नॉट कितना 17.34, तो 17.34 माइनस 17 कितना बन गया बताओ, 0.34 अपॉन पी एस की वैल्यू 17। एम मोलैलिटी निकालनी है, सॉल्वेंट है वाटर क्योंकि एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है, अपॉन 1000 दिख रहा है। तो देखें 0.02, यहां से आप मोलैलिटी की वैल्यू निकालो तो ये बन जाएगा 20/18 दैट इज 10/9। बस आप यहां पहुंच गए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी है, तो 10/9 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 300। तो आप देखें 3 से गया 3 टाइम्स 3 0, तो ये बनेगा 82.1/380। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लें तो आपको अपने ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। कर सकते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन जो आपको इन जनरल हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज तक ना कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे फॉर्म करके पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ध्यान से समझें और सॉल्व करें क्वेश्चन को। कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 gram each of glucose and sugar in 1000 gram water is 0.125380। ठीक,
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन at 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉल्यूशन का मोलर मास, या चाहो तो आप इसे एवरेज भी लिख सकते हो, एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है। चलिए लगाएं दिमाग, ये क्वेश्चन आपने कर लिया, बस इसका तो फिर कोई बचा ही नहीं, फिर तो आप हीरो हो गए, हीरो। क्या हुआ, कंफ्यूजन है ना? यहाँ पे मोलर मास कहाँ से आ गया? देखो, एवरेज मोलर मास किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर के लिए डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, तो इसके लिए भी क्या डिफाइंड होगा? एवरेज मोलर मास डिफाइंड होगा। और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखें, बताओ पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? CRT होता है। तो पाई तो आपको दिया हुआ है 0.1253। बताओ सी क्या होती है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। किसके मोल्स? तो सोल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। अब देखो 1000 ग्राम वाटर है और तो कुछ दिया नहीं है, तो आपको वाटर डेंसिटी कितनी मान के चलनी पड़ेगी? 1। तो अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कितना हो जाएगा? 1000 ml, दैट इज 1 लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सॉल्यूशन में एवरेज मोलर मास निकालना है। एक्चुअली ये एवरेज मोलर मास हमें सॉल्यूशन का नहीं बोल के सोल्यूट मिक्सचर के लिए बोलना चाहिए। ग्लूकोज और शुगर का जो मिक्सचर है उसके लिए डिफाइंड होगा ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो यही है, बड़ा भी ध्यान रखें। तो देखो, आप मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर लिखे तो उसे आप क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां से देखो आप क्या कर सकते हो? एवरेज मोलर मास ऑफ सोल्यूट मिक्सचर निकाल सकते हो। बताओ मास के लिए तो कितनी हो गई? 1। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.0821 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300। यहां से आप टोटल मास 1 नहीं होगा, 1 ग्राम ईच है ना, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। तो थोड़ा चेंज कर देना, तो मोलर मास, एवरेज मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मिक्सचर लिख देना आप। एक सोल्यूट ही लिख लो सिर्फ। तो इस सोल्यूशन का नहीं, किसका आएगा आपके पास? एवरेज मोलर मास सोल्यूट का आएगा। और बताओ उस एवरेज मोलर मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 0.0821 × 300 डिवाइडेड बाय 0.1253। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लें, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 393 आ रहा है ना? तो ये वैल्यू ना थोड़ी चेंज हो गई। एक काम करो, क्योंकि वैल्यू एक्सीड कर गई है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करो। ऐसा करो, ½ ग्राम कर लो दोनों का, तो टोटल मिलाकर 1-1 ग्राम आ जाएगा। ½ ग्राम ईच कर लो, ½ ग्राम ईच करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो वैल्यू आपको 196.5 के आसपास। एक्चुअली उसमें क्या दिक्कत हो रही थी भाई? देखो, ग्लूकोज का 180, शुगर का 342, तो उससे ज्यादा नहीं जा सकता, उन दोनों के बीच में आना चाहिए। बताओ कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप एक से ज्यादा सोल्यूट मिक्स कर रहे हो, है ना, तो एक तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो M1N1 + M2N2 / N1 + N2। लेकिन अगर आपको सोल्यूट के मास नहीं दिए हुए हैं तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी चीज़ों को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, कई बार सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट मिक्सचर के एवरेज मोलर मास को यूज़ कर लेता है और आप उसको इस कंसेप्ट से सॉल्व करोगे। ठीक, तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर पूछे जा सकते हैं। चलो अब हम और आगे चलते हैं। मैं कुछ और चीज़ें बताऊँ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, और उसके बाद फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करेंगे जो उन सारी चीज़ों को बदल देगा जो आपने अभी तक यहाँ पर सीखी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट ऑफ एवरी एग्जाम। इसका नाम होता है वेंट ऑफ फैक्टर, और उसके बाद में करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड कुछ चीज़ें। देखिए, एक टर्म होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए उन्हें हम कौन से सॉल्यूशंस बोलते हैं? आइसोटोनिक। सो सॉल्यूशंस with same osmotic
पहली चीज, ठीक। फिर आपके पास दो और टर्म्स होते हैं, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। क्या होता है? हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। क्या होता है? ये टर्म ना रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मैं आपसे बोलूँ ये सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास दो सोल्यूशन है, एक है ए और एक है बी, और ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो देखो हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो तो क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। और वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, बताओ वो कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो ये दो टर्म आपको और ध्यान रखने हैं, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, शायद मैं वेपर प्रेशर बोल रहा था, पता नहीं, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन का ज्यादा है तो वो हाइपरटोनिक होगा, कम है तो वो क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। अब देखो यहाँ से आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और बदल सकते हो। कैसे? ऑस्मोसिस में कौन कहां से कहां मूव करता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कौन मूव करते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। किसमें? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बताओ, यहां देखो, अगर पाई ए पाई बी से बड़ा है और हम सेम टेम्परेचर पर आ जाएं, तो देखो पाई को लिख सकता हूं CaRT, पाई बी को लिख सकता हूं CbRT। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। बोल होनी चाहिए ना? तो देखें, हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। तो ये सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? हाइपरटोनिक होगा। बताओ, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? हाइपोटोनिक। तो इसका मतलब यह है कि ऑस्मोसिस के अंदर जो सॉल्वेंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। बताओ वो कहां से कहां होगी? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से किधर मूव करेगा? हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा। तो ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, या फिर एक डाइल्यूट से कंसिडर्ड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, या फिर एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कहां मूव करते हैं? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। बोला, आपको बात समझ में आ रही है? तो बस यही है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। देखें, अभी मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उनकी कंसंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए, तो यहां से आपको बिल्कुल सही दिखेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अभी बस हम वेंटॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो इनकी सारी कहानी को बदल देगा। तो बस उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद ही मैं आपसे दोबारा आके सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। हाल फिलहाल तो आप इन्हें लिखें, और फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टर्म पर, जिसके बारे में बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए, तो डाले हेडिंग नेक्स्ट, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंटॉफ फैक्टर। जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या होती है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या आप मुझे बता सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वेरी गुड। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। आइए एक एग्जांपल को समझते हैं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है विच कंटेन्स 1 मोल NaCl इन 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, मुझे इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो मैं क्या करता हूं, डेल्टा TB निकाल लेता हूं। KB दिया हुआ है मुझे वाटर के लिए 0.51। ठीक है, अब क्या होगा,
डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, के बी इंटू मोलैलिटी। तो के बी की वैल्यू है 0.51 इंटू, बताओ मोलैलिटी कितनी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो भी 1। तो इसके लिए डेल्टा टी बी कितना आ गया, 0.51 आ गया। अगर इसके लिए डेल्टा टी बी 0.51 है तो इस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.51 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आती है, सही ना? चलो अब आप ध्यान से देखें, एक्चुअली अभी तक हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनमें हमने कभी देखा ही नहीं कि आपको जो सोल्यूट है वो पानी के अंदर जाके क्या डिसोसिएट हो रहा है या फिर क्या वो एसोसिएट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, आपने अभी भी बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो पार्टिकल कौन सा है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जिसे आप थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोल सकते हो। एक्चुअली जब आप 1 मोल NaCl को इतने पानी में डिसॉल्व करके उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो वो इतना आएगा ही नहीं, वो इससे ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, देखो इसकी कहानी, इसका रीजन क्या है। एक्चुअली NaCl कभी भी पानी में NaCl की फॉर्म में रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। पानी में डालते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस की फॉर्म में। तो बताओ 1 मोल NaCl से Na प्लस कितना बनेगा, Cl माइनस कितना बनेगा, बताओ सोल्यूट पार्टिकल्स के टोटल मोल्स कितने हो गए, 2। आप वैल्यू किसके हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हो, 1 मोल से, लेकिन वैल्यू आएगी किसके हिसाब से, 2 मोल के हिसाब से। क्या दोनों वैल्यू सेम आ सकती है? अगेन ये Na प्लस और Cl माइनस होने दो ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पर डिपेंड करती नहीं है, वो तो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है। तो आपने डाला था 1 मोल NaCl, आप वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 मोल NaCl के हिसाब से, लेकिन वैल्यूज तो किसके हिसाब से आएगी, 2 मोल NaCl के हिसाब से आएगी। यानी जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आप 0.51 निकाल रहे थे, एक्चुअली वो वैल्यू कितनी आएगी, वो तो 1.02 आएगी। तो जो बॉइलिंग पॉइंट आप 100.51 बोल रहे थे, बताओ वो बॉइलिंग पॉइंट अब कितना आ जाएगा, 101.02 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो नई वैल्यू आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा तो इन दोनों से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, हाँ बॉइलिंग पॉइंट नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी है। तो जो ये वैल्यू आई इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जबकि ये कौन सी वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप इसे थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हो। जबकि इसको हम कौन सी वैल्यू बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्चुअल वैल्यू। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी भी कोई सोल्यूट पानी के अंदर जाके या तो ब्रेक हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट मतलब जैसे आपसे बात करूं एसिटिक एसिड की, तो एसिड बेंजीन के अंदर और पानी के अंदर डाइमराइज होता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ 1 मोल डाला था तो 1 मोल से बनेगा कितना, ये आधा मोल, आधा ही मोल रह जाएगा। और अब जो वैल्यू आएगी वो कितने मोल्स के हिसाब से आएगी, हाफ मोल के हिसाब से आएगी। तो वेंट ऑफ ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, इसीलिए हम इसके फैक्टर को वेंट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं कि भैया आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब शुगर, ग्लूकोज। आप क्वेश्चन उठाकर देखो, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए लाइन से, कहीं पर भी NaCl, KCl ये सब प्रेजेंट ही नहीं थे। क्या था, शुगर थी, यूरिया थी, ग्लूकोज थी, शुगर थी, यूरिया थी, ग्लूकोज थी। क्यों? क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो पानी में जाकर टूटते नहीं है। तो उनके लिए एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों वैल्यूज क्या आती है, सेम। लेकिन जो टूटते हैं उनके लिए दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, अलग। इस चीज को वेंट ऑफ ने पॉइंट आउट किया और उसके लिए उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम हमने क्या रखा, वेंट ऑफ फैक्टर। मैं बताता हूं कैसे डिफाइन करते हैं, आप खुद बताओ कैसे डिफाइन करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर को। किसका रेशियो, नहीं उल्टा होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आई को उसने कैसे डिफाइन किया कि भैया जो आपकी एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ सीजीपी है, abnormal value of CGP divided by normal value of CGP। पूरा तो मैं भी जब आपको थ्योरी लिखवाऊंगा, मतलब जो डेफिनेशन लिखवाऊंगा, तब मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वेंट ऑफ फैक्टर आई इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल वैल्यू अपॉन नॉर्मल वैल्यू। तो क्या आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी? बिल्कुल नहीं। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है और लेस देन 1 भी आ सकती है। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो पक्का है कि आई ग्रेटर देन 1 आएगा, लेकिन अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या आ सकती है, लेस देन 1 भी आ सकती है। वो बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक की फील लेना जरूरी है आपको कि भाई वेंट ऑफ फैक्टर का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो एक्चुअल मतलब यही है कि अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज होती है। तो चेंज्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, वहीं से हम किसको डिफाइन करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करते हैं। तो आए जमा जमा के लिखना शुरू करें। चलिए लिखें, व्हेन अ सॉल्यूट undergoes association or dissociation in a solvent, the observed value of CGP, colligative property, will be different from the expected or theoretical value due to change in number of solute particles। ठीक, तो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में चेंज की वजह से क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है। इस चीज को वेंट ऑफ ने पॉइंट आउट किया और यहाँ से अपना एक फैक्टर दिया जिसको हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, आई। ध्यान दें, वेंट ऑफ फैक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम लेते हैं एबनॉर्मल वैल्यू। तो पहली चीज आप लिखोगे एबनॉर्मल। अब इसके कई कई नाम हैं, एबनॉर्मल बोल लो, एक्सपेरिमेंटल बोल लो, है ना, एक्चुअल बोल लो, एक्चुअल वैल्यू ऑफ सीजीपी, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर आई को, बताओ कौन सी वैल्यू आएगी, नॉर्मल या फिर थ्योरेटिकल या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सीजीपी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले केस करवाया, बताओ जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1.02, और बताओ जो हमने थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेक्ट की थी वो कितनी थी, 0.51। डिवाइड कर दो, बताओ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक, तो ये एक तरीका है। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू पता है, दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हो और बोल सकते हो कि आप एक्चुअल वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू से डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट आपको वहां से एन आई मिल जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर। इसका बहुत यूज है, अभी आप देखना जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए, कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। चलो अब देखो आगे, ये तो मैंने डिफाइन कर लिया वेंट ऑफ फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाले आपके पास। आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की शक्ल देखें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक तो थी RLVP, थी ना। तो RLVP किसकी इक्वल होती है, P0 माइनस PS अपॉन P0। अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बात कर लें तो वह आती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान देना, मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकता हूं। चलो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डेल्टा टीबी। बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी। बताओ मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मैं इसको मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1 अपॉन m सोल्यूट लिख सकता हूं। सेम इज द केस ऑफ डेल्टा टीएफ ऑल्सो। ऐसे आपने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आर टी बाई वी को अलग कर दूं, मोल्स को लिख सकता हूं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर आप समझने की कोशिश करें मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि RLVP सोल्यूट के मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक सॉल्यूशन में जो आपने बनाया तो सोल्यूट का मास फिक्स रहेगा, सॉल्वेंट का मोल्स फिक्स रहेंगे क्योंकि सॉल्वेंट का मास भी फिक्स है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन किसका हो सकता है, सोल्यूट का हो सकता है। तो बेसिकली आप देखें ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ देखो सोल्यूट के मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो सोल्यूट के मोलर मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उठा लो वो सोल्यूट के मोलर मास की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूं यहां से कि दैट इज colligative property, the value of colligative property is inversely proportional to the molecular mass of solute। लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेंट ऑफ फैक्टर का एक और डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। बताओ आपने अभी भी वेंट ऑफ फैक्टर लिखा था आई, बताओ आई की वैल्यू क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू, एबनॉर्मल वैल्यू डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू। तो जैसा कि आपने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैं आई का एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, दैट इज नॉर्मल मोलर मास ऑफ कौन, सोल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सही है ना। तो एक तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखा सकते हो एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, तो एक याद रखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, सिंस मोलर मास उल्टा है तो अपने आप क्या बन जाएगा, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। अभी नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल क्या हुआ, अरे बहुत आसान है, मैंने आपसे क्या कहा, एसिटिक एसिड। तो देखो एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालो कितना होता है, 60, तो इसका नॉर्मल मोलर मास है। अगर आप इसे बेंजीन में या पानी में डालो तो ये क्या हो जाता है बताओ, डाइमराइज। तो अगर ये डाइमराइज हो जाता है जो बताओ दो मॉलिक्यूल्स का मास कितना आएगा, 120। तो ये इसका एबनॉर्मल मोलर मास है। कौन सा है, एबनॉर्मल। ये उसी सॉल्यूशन के अंदर है, सिर्फ ये इसका कौन सा मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास है। तो आप यहां से भी आई निकाल सकते हो। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपके रह के क्वेश्चंस में काम में आते रहेंगे। मैं यूज़ करता रहूँगा, वापस रिकॉल करवाता रहूँगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको आई की बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। आ गई ना, समझ में आ गया। चलिए अगर आपको ये आ गया है तो अब हम हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इतिहास। कौन सा इतिहास, जो आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से लेकर अभी तक मैंने आपको जो भी फॉर्मूले पढ़ा है सब गलत, सब खत्म, सब भूल जाओ। वो मूवी देखिए, कौन सी मूवी है वो, मैन इन ब्लैक, वो चश्मा पहनाता है, सब कुछ गायब हो जाता है। बिल्कुल वैसे सब कुछ भूल जाओ। RLVP का फॉर्मूला भूल जाओ, डेल्टा टीबी का भूल जाओ, डेल्टा टीएफ का भूल जाओ, पाई का भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मतलब सारे फॉर्मूले बदलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इन फॉर्मूलेज में हमने कहीं पर भी सोल्यूट का एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कंसीडर नहीं किया है। अब आप भूल जाओ आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, मेरी इस बात का ध्यान रखना। एक्चुअली इस चैप्टर में, इस पार्ट में लोग गलती यही करते हैं कि वो वेंट ऑफ फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करते हैं। वो उनको ध्यान नहीं रहता कि करना भी है कंसीडर। तो उसका एक ही तरीका है, फॉर्मूले याद ही उसी फॉर्म में रखो। कहने का मतलब ये है कि आज के बाद आपके लिए RLVP का फॉर्मूला, दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0 का फॉर्मूला क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी क्या लिखते थे आप, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट
प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, लिखते थे ना। तो कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां आप सॉल्यूट लिख रहे हो वहां पे लगा दो आई। क्या लगा दो? आई, दैट इज योर वेंट ऑफ फैक्टर। ध्यान रखना, सॉल्वेंट के साथ मत चिपका देना। वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए डिफाइंड है? सॉल्यूट के लिए। भाई सॉल्यूट ही तो टूट रहा है, या वो ब्रेक हो रहा है, या फिर वो एसोसिएट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक और फॉर्मूला सिखाया था, ऐसा ही मिलता जुलता कुछ आपको। हाँ, वेरी गुड। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, वो किसके बराबर था? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बताओ यहाँ पर आई कहाँ लगेगा? अब यही फॉर्मूले, भूल जाओ पुराने फॉर्मूले सारे। ठीक है। और देखें, बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो वो होता है केबी इंटू मोलैलिटी, लेकिन अब साथ में और कौन अटैच हो जाएगा? आई। ठीक। इसी तरह बताओ डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई इंटू सी आर टी। आज के बाद बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन एसोसिएटिंग सोल्यूट, मतलब जिसका सॉल्वेंट में जाकर एसोसिएशन नहीं हो रहा है, आई की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, ग्लूकोज, है ना, शुगर, ये सब। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर उनके लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसोसिएटिंग सोल्यूट्स, आई क्या होता है? नॉट इक्वल टू 1 होगा। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको अब आगे ले जाकर सिखाता हूँ। ठीक है। तो कैसे हम एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एसोसिएशन वाले सोल्यूट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो अब अपना सीखने का समय आ गया। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखें कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। जो मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई है याद रख, मतलब काम में आ सकती है आपके, पर इससे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैलकुलेशन करने का अपने पास तरीका अलग है। तो कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर देखें, बहुत ही आसान है। 2 केसेस के लिए हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? डिसोसिएशन के लिए। जब एक सॉल्यूट क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के अंदर जाकर डिसोसिएट हो रहा है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। मान लो मेरे पास है ए करके एक सोल्यूट है, और मान लो ये कुछ NB पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो रहा है, मतलब इसके 1 मोल से N मोल्स जनरेट हो रहे हैं ना। जैसे NaCl है तो NaCl टूट कर क्या बनाएगा? Na प्लस और Cl माइनस, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। जैसे आपके पास BaCl2 है तो BaCl2 टूट कर क्या बनाएगा? Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, उसके लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। चलिए, आप ये टर्म तो समझते होंगे, अल्फा, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंट आपका सब्सटेंस डिसोसिएट हो चुका है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो आप देखें, आपने शुरू किया इसके A मोल से, ठीक है। जब ये डिसोसिएट हुआ है और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो बताओ A में से कितना चला जाएगा? A अल्फा। आपने तो इनिशियल सिर्फ A को डाला है, आप तो वैल्यूज एक्सपेक्ट भी किसके हिसाब से कर रहे हो? A मोल्स के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली ये डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है? Na अल्फा। तो अगर मैं आपसे बोलूं इनिशियल मोल्स, तो बताओ इनिशियल मोल्स तो कितने होंगे? A। और या आप इसको थियोरेटिकल मोल्स भी बोल सकते हो। बताओ जो इसके एक्चुअल मोल्स होंगे, जो आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल रहे होंगे, वो इन दोनों के सम के बराबर होंगे। तो यहाँ से आप A को कॉमन कर लो, बताओ कितने बन जाएंगे? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्या है? सही है। तो सबको इतना लिखना आ गया। आ गई वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। बताओ वेंट ऑफ फैक्टर आई को डिफाइन कैसे करते हैं? कैसे डिफाइन करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू? एबनॉर्मल अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू? नॉर्मल।
बताओ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड बोल लो या एबनॉर्मल बोल लो या एक्चुअल बोल लो। सो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, बताओ क्या होंगे इसके, थ्योरेटिकल या फिर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बोलो सही बात है ना। अब बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे निकलते हैं, मोल्स से। तो बताओ हम सिंपल बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स। तो थ्योरेटिकल मोल्स कितने थे, जितना आपने इनिशियली लिया था, दैट इज ए। बताओ आपके ऑब्जर्व्ड मोल्स कितने हैं, जो एक्चुअल मोल्स ये आ रहे हैं ये। तो आप देखो यहां से अगर मैं वैल्यू रखूं आई की, तो मेरे पास जो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है a इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स कितने हैं a। देखो a से गया a, और यहां से कोई भी सब्सटेंस जिसका डिसोसिएशन हो रहा है, बताओ उसके लिए I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू। और इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये केस किसका है, डिसोसिएशन का। आओ चट मंगनी पट ब्या, लगे हाथ हम एसोसिएशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। क्यों उसको बाद के लिए, मतलब उसको रोकें, तो दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे, फिर हम दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली बताओ जब डिसोसिएशन हो रहा होगा तो सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन, तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे या कम होंगे, कम हो जाएंगे। तो उस केस में I की वैल्यू 1 से क्या आएगी, फिर कम। जो मैंने आपसे कहा था कि I 1 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो डिसोसिएशन के लिए I 1 से ज्यादा ही आएगा और एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी। अच्छा मैं एक और चीज यहाँ पे डिस्कस कर लूं, फिर रह जाएगी। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। जैसे आप अल्फा के लिए 1 रखोगे, बताओ I किसके इक्वल आ जाएगा, n। तो सोचना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग मानना है, कुछ नहीं दिया है तो, कुछ दिया है तो फिर जो दिया है वही मानना है। तो मैं आपसे बोलूं NaCl, बताओ NaCl के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। n क्या है, कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है, 2 में। तो NaCl के लिए I कितना हो जाएगा, 2, खत्म। आपसे कोई बोले Al2SO4 होल थ्राइस, बताओ टूट कर क्या बनाएगा, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। बताओ I की वैल्यू कितनी हो गई, 5 होगी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूं CONH3 होल 6Cl2 100% आयनाइजेशन हो रहा है, बताओ I की वैल्यू। तो देखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कभी ब्रेक नहीं होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट ब्रेक होगा, बताओ कितने पार्टिकल बनाएगा, हाँ 3, 2 नहीं 3, 2 तो बनेंगे Cl माइनस और एक आपका बनेगा ये कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो ना। बताओ इसके लिए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो कुछ नहीं दिया है तो आप इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग ही मानकर चलोगे और वो जितने पार्टिकल्स में टूट रहा है उतना ही उसका क्या हो जाएगा, I। अब देखो एसोसिएशन में क्या होगा, n पार्टिकल्स ऑफ A मिलकर एक नया पार्टिकल An बनाएंगे। फिर से वही इनिशियल मोल्स A मान लो, A में से गया A अल्फा, बताओ ये कितना बनेगा, A अल्फा बाय n बनेगा ना। बताओ अब ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, n कॉमन, 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा, हाँ सॉरी A कॉमन हो गया ना। अब लगा दो I की वैल्यू, तो बताओ I की वैल्यू क्या बन जाएगी, वही सेम ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स। तो सिंपल फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। फिर से आप देख सकते हैं अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है, फॉर 100% एसोसिएशन, तो बताओ 100% एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय n के इक्वल। मतलब अगर वो डाइमराइज हो रहा है तो n की वैल्यू 2, डाइमराइज समझते हो ना, 2 मॉलिक्यूल। ट्राइमराइज हो रहा है तो n की वैल्यू 3, टेट्रामराइज हो रहा है तो n की वैल्यू कितनी, 4। तो I कितना आ जाएगा, डाइमराइज हो रहा है तो हाफ,
ट्राइमराइज हो रहा है तो 1/3 और टेट्रामराइज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा 1/4 हो रहा होगा। तो देखो अब सिंपल सी बात है, 3 केस बन गए। अगर सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, एसोसिएट हो रहा है तो 1 से कम आएगी, और कुछ नहीं कर रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1। इस तरह से आप किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद उनको फॉर्मुलेज में इनकॉर्पोरेट करके आप उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये कॉपी करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस के साथ। पहले चीज़ों को यूज़ करना सीखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। सही है ना? चलिए कॉपी करें। तो यूज करते हैं इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस के अंदर। देखिए पहला और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि a decimolar solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 300 Kelvin. Calculate osmotic pressure. ठीक है, तो देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर सीखा ही है ना, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। चलिए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरो मतलब Fe आएगा +2 स्टेट में, तो कंपाउंड जो है आपका उसका फॉर्मूला बनेगा K4FeCN6। जैसा कि मैं आपसे बोल चुका हूं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट ब्रेक नहीं होगा। अब आप देखो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है साफ साफ डिसोसिएटेड, आपको वेंट ऑफ फैक्टर दिमाग में चमकना चाहिए। वैसे मैं आपसे बोल चुका हूं आप सारे फॉर्मूले वेंट ऑफ फैक्टर के साथ ही याद रखें। तो K4FeCN6 बताओ टूट कर क्या बनाएगा 4K प्लस FeCN6 4-। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो बताओ I की वैल्यू क्या होती है 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो देखें 1 + n की वैल्यू कितनी दिख रही है बताओ आपको 5, एक टूट के 5 बना रहा है ना, तो 5 - 1 इंटू अल्फा कितना है 50% यानी हाफ। तो देखो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आ गया ना 3, बस आ गई तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, नहीं CRT नहीं, क्या होगा अब ICRT। तो I की वैल्यू 3, डेसीमोलर यानी 1/10, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर है 300। तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, 3 × 24.63/10। याद है ना, कई बार बोला मैंने आपसे ये चीज़ कि ये वैल्यू हमेशा कितनी आती है 24.63। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 3 × 2.463, तो कर लो 9, 8, 3, 7, 7.3989। सिंपल सा क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर का सिंपल सा यूज कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। इसका ना कई बार ऐसे क्वेश्चन में यूज करता है, जेई में पूछे भी जा चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला आपसे काउंट पता करवा लेगा, तो उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। लिखें क्वेश्चन कि अ कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, अ कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, क्या है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला COCl3.XNH3। ठीक है, कह रहा है इट्स 0.1 मोलर सोल्यूशन in water shows delta TF is equals to -0.558 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, साथ में आपको KF दिया हुआ है फॉर वाटर विच इज 1.86, वही केल्विन kg/mol। और उसके बाद कह रहा है assuming
100% ionization and for coordination number of cobalt to be 6, you have to calculate formula of complex. आपको इस कॉम्प्लेक्स का क्या करना है, फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो आओ डिस्कस करें, देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स है COCl3.XNH3, ठीक है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, तो ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखें यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट है तो साफ साफ दिख रहा है, कोबाल्ट यहाँ पर कौन से स्टेट में है, +3 स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो अब ये आयनाइज होगा, तो ऐसा हो सकता है कि भाई कंपाउंड के फॉर्मूले में NH3 तो पक्का है कि वो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि देखो ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखा हुआ है कि आप इधर आओ, मैं इधर दिखाता हूँ आपको ये चीज़, कि ये जो बाहर वाला आयन होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है, और दूसरा होता है ये सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें लिगेंड अटैच होता है। तो NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जाएगा ही नहीं, वो हमेशा कहाँ रहेगा, अंदर। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन के बाहर का पार्ट है, अब उसमें Cl, तीनों Cl बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, वो आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो वो अपन डिसाइड कर लेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट आप अभी यहाँ पर आगे चलें। और XNH3 दिया ना मुझे, हाँ जी XNH3 दिया, अपने वो कंपाउंड का फॉर्मूला X की फॉर्म में ही निकालना है। चलिए देखते हैं, कर लेंगे। डेल्टा TF दिया है, बताओ डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए ना, बस KF इंटू मोलैरिटी, I इंटू KF इंटू मोलैरिटी, भूल जाओ वो फॉर्मूले। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, 0.558 I, बताओ KF कितना है, 1.86। क्या आपको इसकी मोलैरिटी दी है, हाँ जी 0.1 दी है। तो आप देखें I की वैल्यू कितनी आ गई, 0.558 अपॉन 0.186, दिखाई दे रहा है ना 3। मतलब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए I की वैल्यू कितनी है, 3। आपको आयनाइजेशन कितना लेना है, 100%। तो अगर 100% आयनाइजेशन है तो ये पक्का है कि ये टूटकर 3 ही पार्टिकल बना रहा होगा। बताओ 3 पार्टिकल बनाने का सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो होगा डब्बा, और साथ में यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 Cl-। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर मैं फॉर्मूला लिखने चलूं तो इसमें 2 Cl होंगे बाहर और 1 Cl क्या होगा, अंदर। तो देखें कोबाल्ट बॉक्स, 2 Cl बाहर, बोलो समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं। 1 Cl हो गया अंदर, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6। अगर अंदर 1 Cl है तो बताओ बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन सेटिस्फाई करेगा, NH3। मतलब यहाँ पर NH3 का नंबर कितना होगा, 5। ये हो गया आपके कंपाउंड का फॉर्मूला, और यहाँ से X की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। बोलो कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करेंगे। बस मैंने जो कहा ना आपसे, दिक्कत ये होती है कि वेंट ऑफ फैक्टर क्लिक नहीं करता है। तो क्लिक कब करेगा, जब आप फॉर्मूले को याद ही वेंट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में रखोगे। अगर आपको I लिखा हुआ दिखेगा तो आप उसके बारे में सोचोगे, अगर आपने फॉर्मूले में I लिखा ही नहीं तो आप उसके बारे में सोच कैसे सकते हो। प्रॉब्लम इतनी सी है, इसलिए अब आप अपने हर फॉर्मूले में वेंट ऑफ फैक्टर I को इनकॉर्पोरेट करें और उसी के हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप इसे ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंस ये क्वेश्चन आपने लिख लिया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन लिख सकता हूँ। तब तक आप बची हुई चीज़ों को छाप लें और फिर देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज a certain mass of a non-volatile solute when dissolved in
100 ग्राम बेंजीन lowers the freezing point by 1.28 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है कि द सेम मास ऑफ सोल्यूट when dissolved in 100 gram water lowers the freezing point by 1.4 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है if the substance has normal molecular weight in benzene and is completely dissociated in water, in how many ions will it dissociate in water? चलिए, तो ये मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क। एक सेकंड रुक जाएं, डेटा है वरना फिर पुरानी तरह गलती हो जाएगी। आपको KF ऑफ H2O दिया हुआ है which is 1.86 और आपको KF ऑफ बेंजीन दिया हुआ है which is 5.12। दोनों की यूनिट सेम है, केल्विन kg पर। ठीक है, तो ये सारा डेटा है। आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे बड़ी आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मैं आपको कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, उसके यूज़, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम वेंट ऑफ फैक्टर से बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। वो भी बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर हम चलेंगे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, दैट इज़ कॉल्ड हेनरीज लॉ। और एक छोटी चीज़ और है, नहीं हाँ ठीक है, हमने कवर कर लिया वो तो है ना, इमिसिबल वाला पार्ट तो अपन ने कवर कर ही लिया है। तो नेक्स्ट क्लास हमको 2 टॉपिक और कवर करने हैं और उसी के साथ हम इस चैप्टर को कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करें।